हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को ही कहते हैं जो कि सेवरल मोनोमेरिक यूनिट्स, ठीक है, मोनोमेरिक यूनिट से बने हुए रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल ग्लूकोज से बने रहते हैं, फ्रुक्टोज से बने हुए रहते हैं। वो सारे स्मॉलर कंपोनेंट से एक लार्जर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। उन सब स्ट्रक्चर्स को हम लोग पॉलीसैकेराइड्स के नाम पे देते हैं। लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। पॉलीसैकेराइड्स जो रहते हैं वो हमेशा मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, ऑल्सो टर्म्ड एज कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट उन कंपाउंड्स को कहते हैं विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें कंसिस्ट करती है। अब जो भी कंपाउंड, फॉर एन एग्जांपल ग्लूकोज, वो तीनों चीज़ें कंसिस्ट करता है और तीनों चीज़ें कंसिस्ट करता है तो वो एक मोनोमेरिक सब्सटेंस बनता है किसी एक शुगर का फॉर्मेशन करने के लिए या फिर माल्टोज का, लैक्टोज का फॉर्मेशन करने के लिए। द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन रेशियो 1:2:1। तो वो जो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, जो ऑक्सीजन होता है, उनका जो रेशियो होता है वो 1:2:1 के रेशियो में होते हैं। फॉर एन एग्जांपल इस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे CH4O2, तो ये इनका रेशियो जो है वो 1:2:1 के रेशियो में आ जाएगा अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2 से। तो नेक्स्ट इज मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो रहता है उन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं जो कि क्या होते हैं 3 से 7 तक के मोनोमेरिक यूनिट से बने हुए रहते हैं, ठीक है। वो उतना ही कंसिस्ट करेंगे। इनका रेंज जो रहता है, जैसे कि जो कार्बन कंटेनिंग रहेगा दैट इज़ C3। तो यहाँ पे क्या है कि ये 3 से लेकर के 7 ही, मतलब कि एक मोनोमेरिक होगा, दूसरा मोनोमेरिक होगा, तीसरा मोनोमेरिक, मतलब ऐसे करके 3 कार्बन एटम से ही ये बने रहेंगे। उससे ज़्यादा ये नहीं कंसिस्ट कर सकता ऑफ अ ट्रायोज। टेट्राओज में 4 हो सकता है मैक्सिमम जिससे वो बने हुए रहते हैं। और साथ ही साथ जो रहता है पेंटोज हो सकता है। पेंटोज में जो राइबोज शुगर होता है वो आप देख सकते हो, जिसमें क्या होते हैं 5 कार्बन आइटम्स रहते हैं। जब मैंने DNA पढ़ाया था और RNA बताया था तो दोनों जो रहते हैं वो क्या था, राइबोज शुगर जो था वो पेंटोज शुगर से बना हुआ रहता है और उसमें कार्बन कंटेनिंग जो है वो कितने थे, 5 थे। तो वही उनका कितना रेंज ऑफ कार्बन रहता है वो 3 से लेकर के 7 तक ही रह सकता है। बस इतने ही छोटे इनके मोनोमेरिक यूनिट का लिमिट रहता है। हेक्सोज में C6 आ जाते हैं, हेप्टोज में C7 आ जाते हैं। अब अगर आपको नंबर पता है पेंटोज का, फॉर एन एग्जांपल C5 होगा। पेंटोज में मतलब 5 प्रेजेंट होंगे नंबर, तो C5 होता तो यहाँ पे H ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा 5 हो जाती है क्योंकि इसको रेशियो को बैलेंस करना है कार्बोहाइड्रेट के रेशियो को, दैट इज़ 1:2:1। तो when the carbon atom is present 5 in number, then the hydrogen will be 10, that is of its double, and the oxygen will be same as equal to the carbon atoms। तो ये मोनोसैकेराइड जो रहते हैं ना, ये फर्दर ब्रेकेबल नहीं रहते। फर्दर ब्रेकेबल का मतलब ये होता है कि ये और सिंपल कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ट्रायोज मैंने कह दिया, तो ये इसमें बाईओज का कभी फॉर्मेशन नहीं होगा। बाईओज मतलब अगर C2H4O2 का फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता इनके टूटने से। मोनोसैकेराइड्स के साथ साथ मिलने से एक कंपाउंड ज़रूर बन जाता है, डाइसैकेराइड ज़रूर बन जाता है, पॉलीसैकेराइड ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन कभी भी वो छोटे मॉलिक्यूल्स पार्ट में टूटता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का मतलब ये होता है कि वो बेसिकली क्या होंगे कि उनमें जो कार्बन कंटेनिंग जो है 3 से लेकर के 7 से लेकर के 7 टू मोर, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आप एक एस्टिमेट ले सकते हो 12 तक, 7 से 12 तक के कार्बन एटम्स उसमें मस्ट है कि प्रेजेंट होना ही होना है, या फिर आप 8 भी ले सकते हो, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है और ये हमारे NCERT में भी नहीं है। तो बेसिकली मोनोसैकेराइड से ज़्यादा कार्बन एटम्स इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड बी मोर। तो जो माल्टोज होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, वो इस तरीके का शुगर होता है जो कि स्वीट्स में पाया जाता है। और ये जो माल्टोज होता है वो 2 चीज़ों से बनता है, दैट इज़ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन आइटम है और ये 6 हो गया, तो इनका रेंज जो है वो कितना हो जाता है, ऑल टोटल 12 कार्बन आइटम्स, मतलब ये डाइसैकेराइड्स के अंदर आते हैं।
उसी तरीके से सुक्रोज जो होता है, जो कि फ्रूट्स में पाए जाते हैं, वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनते हैं। और लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में पाए जाते हैं, वो ग्लूकोज और लैक्टोज में बनते हैं। जो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज है, उनका वो कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो डाइसैकेराइड्स होता है वो फर्दर मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक मोनोसैकेराइड छोटे कंपोनेंट्स में नहीं टूटेगा। ग्लूकोज जो रहता है वो हमेशा इंक्रीज़ करता है ब्लड शुगर को, और वो किस में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, दैट इज़ ग्रेप्स में। ठीक है, वो ज़्यादा मात्रा में ग्रेप्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स बेसिकली रेंज आता है मोनोमेरिक से थोड़े ज़्यादा कार्बन आइटम कंटेनिंग में। ये मोनोमेरिक यूनिट का मतलब ये होता है कि जो कार्बन आइटम है 10 से लेकर के 10 के बीच में होने चाहिए। तो जो रैफिनोज होता है ना, यही एक बेसिकली एक ही है ओलिगोसैकेराइड्स में, बताना ये एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है, बट मैं बता देती हूँ। रैफिनोज जो होता है वो कॉफ़ी बीन्स में शुगर पाया जाता है, और वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज से कंसिस्टेड रहता है। तो जो ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज से, मतलब कि किसी की मात्रा ज़्यादा रहती है, किसी की मात्रा कम, ऐसे करके वो तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कॉफ़ी जो होता है वो क्या होता है कि हाईली डिस्टेस्टफुल होता है। वो कॉफ़ी बीन्स जब आप खाते हो तो आप उसको नॉर्मली नहीं खा सकते हो। ठीक है, इट इज़ वेरी हाईली डिस्टेस्टफुल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर प्रेजेंट है, इसलिए उसका शुगर बैलेंस नहीं होता, और उसको क्या होता है कि नॉर्मल लिविंग में आप खा नहीं सकते उसको डेली बेसिस पे। नेक्स्ट इज ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर देख लो। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली ग्लूकोज जो रहता है वो कितने कार्बन आइटम से बना हुआ रहता है, 6 कार्बन आइटम्स, और C6H12O6 को ही तो हम लोग ग्लूकोज कहते हैं ना। तो ये जो है यही स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमेरिक यूनिट्स कहते हैं, जहाँ पे ये ग्लूकोज जो है वो हायर स्ट्रक्चर्स डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। एंड ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो और तरीके का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर जो है आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मेरे को एक्सप्लेन करना है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है। जब हम लोग दो शुगर फॉर एन एग्जांपल ग्लूकोज उसको लेते हैं, तो जब एक का पहला वाला कार्बन आइटम से, बेसिकली इसका पहले वाला कार्बन, ये पहला ही कार्बन होगा, यहाँ पे आप एक टिल्टेड बना दो। ठीक है, तो ये जो है कि जब क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन से फोर्थ कार्बन में जब लिंकिंग हो रहा है बाय द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जहाँ से एक ग्लूकोज से एक H जाता है और दूसरे ग्लूकोज से OH जाता है, ये निकल जाते हैं, तो उसमें एक तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन एंड द फोर्थ कार्बन। तो उस टाइप ऑफ बॉन्ड को, जहाँ पे COC बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, और वो जिस कार्बन आइटम में प्रेजेंट है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मेरा मतलब ये था कहने का, इसमें भी डायग्राम, ये फर्स्ट कार्बन और यहाँ पे एक सेकेंड कार्बन। ठीक है, ये डायग्राम में मत जाइएगा, इसका डायग्राम जो है ये फर्स्ट कार्बन, और यहाँ से अगर आप गिनोगे तो ये 1, 2 और यहाँ पे थर्ड और ये फोर्थ कार्बन। बेसिकली डायग्राम एग्जैक्टली नहीं बना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने अंडरस्टूड रखो कि यहाँ से फर्स्ट कार्बन से फोर्थ कार्बन का लिंकिंग हो रहा है, जिसके कारण जो रहता है कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द H2O। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इस तरीके से बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जो कि एक ग्लूकोज और ग्लूकोज और कोई भी शुगर, फ्रुक्टोज भी हो सकता है, उनके बीच में, मतलब एक मोनोमेरिक यूनिट के बीच में लिंकिंग होता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स 2 तरीके के होते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स, होमो का मतलब क्या होता है, एक समान, सिमिलर मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल सेलुलोज। सेलुलोज जो रहता है वो बीटा ग्लूकोज से बना हुआ रहता है। अब इनका स्ट्रक्चर्स के कारण ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज होते हैं, तो उसके हिसाब से ये सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से बनता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन जो रहता है वो अल्फा ग्लूकोज से बनते हैं। इंसुलिन जो रहता है वो फ्रुक्टोज से बनता है। काइटिन जो रहता है वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन से बनता है। नेक्स्ट इज हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स।
हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स उन पॉलीसैकेराइड्स को कहते हैं जहाँ पे एक समान के मोनोमेरिक यूनिट्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं। अगर कहीं पे क्या हो सकता है कि फॉर एन एग्जांपल कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ जाती है, 2 to more टाइप्स ऑफ द मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल पेप्टाइडोग्लाइकन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। पेप्टाइडोग्लाइकन जो रहता है वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन से बना हुआ रहता है एंड एन एसिटाइल म्यूरिन से बना हुआ रहता है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट आप एग्जाम्पल नोन रखो। फंक्शंस ऑफ अ पॉलीसैकेराइड्स ये रहता है कि स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टार्च जो रहता है वो एक तरीके का पॉलीसैकेराइड्स होता है, ठीक है। इसमें हाइयर नंबर ऑफ दी कार्बन आइटम्स ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आता है। और ये प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है क्योंकि फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। ग्लाइकोजन जो रहता है वो भी स्टोर करते हैं एनिमल्स में। इंसुलिन जो रहते हैं वो रूट्स ऑफ डालिया में क्या रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने वाले रहते हैं सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, जो कि प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट रहते हैं। सेलुलोज जो रहता है वो क्या चीज़ से बने हुए रहता है, बीटा ग्लूकोज से। नेक्स्ट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन जो रहता है इट इज़ दी कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड काइटिन जो रहता है ऑब्वियसली इट इज़ द एक्सोस्केलेटन का भी कवरिंग रहता है, फंगस का भी क्या रहता है, सेल वॉल रहता है ऑफ आर्थ्रोपोड। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स रहता है काइटिन, इसलिए उसमें क्या रहता है, ज़्यादा मात्रा में डाइवर्स में वो एनिमल्स पाए जाते हैं क्योंकि उसको एक प्रोटेक्शन का लेयर भी वो प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स, तो जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स रहते हैं बेसिकली उसी से ग्राउंड स्ट्रक्चर या फिर मैट्रिक्स जो रहता है वो बना हुआ रहता है। और वो फॉर एन एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। पेक्टिन हो सकते हैं, डर्माटिन रह सकते हैं, डर्माटिन सल्फेट होता है, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट होता है। ये चारों चीज़ें जो रहते हैं वो एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा ही होगा। नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च को मैं बताऊंगी। स्टार्च जो रहता है वो जनरली क्या रहता है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स इन द प्लांट प्रोवाइड करता है। इसका ये सेकेंड वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा कलर देता है आयोडीन टेस्ट के साथ। जब हम लोग स्टार्च को मिक्स करते हैं आयोडीन के साथ तो वो ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन करता है। स्टार्च जो रहता है वो 2 तरीके के होते हैं, दैट इज़ एमाइलेज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलेज जो रहता है वो 25% प्रेजेंट रहता है। ये लीनियर चेन मतलब कि सीधा सीधी चेन बनाता है इस तरीके से। और ये जब आयोडीन सॉल्यूशन में इसको डालोगे तो ये पार्ट, ये भाग ऑफ अ स्टार्च जो रहता है वो कौन कलर देता है, ब्लू कलर देता है। इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट रहता है ये भी आप याद रखिएगा, 1,4 के साथ ही हमेशा 1,4 कार्बन ही जो रहता है वो जा करके एक साथ जुड़ता है और कोई कार्बन नहीं घुस जाएगा। जैसे कि सेकेंड वाला कार्बन थर्ड वाला कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, उसमें एक तरीके का ही बॉन्ड बनेगा। 1 से 4 है तो 1 से 4 1 से 4 1 से 4 एक लीनियर पैटर्न में बनता है। नेक्स्ट इज दूसरा पार्ट ऑफ अ स्टार्च जो रहता है वो एमाइलोपेक्टिन होता है, जो कि ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। हालांकि ये ब्रांच्ड भी रहता है, मतलब कि ये सीधी मात्रा में तो प्रेजेंट है मैम, लेकिन ये ऊपर की तरफ से भी बॉन्ड बनाता है। अब ये रेड कलर का टेस्ट देता है आयोडीन के साथ, और रेड और ब्लू मिल करके ब्लू ब्लैक तरीके का आयोडीन का टेस्ट आता है कुल मिला करके एक स्टार्च का। जो एमाइलोपेक्टिन होता है उसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो रहता है वो 1,4 कार्बन से लीनियर पैटर्न में जुड़ता है, और जब वो ब्रांचिंग करता है तो 1 फर्स्ट कार्बन से और 6th कार्बन से जाकर के वो लिंक करता है। मतलब छठा हुआ कार्बन इस तरीके से मान लेते हैं ग्लूकोज का, छठा कार्बन जो ऊपर वाला मोनोमेरिक यूनिट है उसका पहला कार्बन से लिंक करेगा। इस तरीके से लिंकेज होता है। ग्लाइकोजन जो रहता है ये भी फूड स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द एनिमल्स, इन लिवर एंड मसल्स में, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनका कलर भी आपको याद रखना है, इट गिव्स रेड कलर इन आयोडीन सॉल्यूशन। ये रेड कलर का आयोडीन टेस्ट देते हैं, और इनमें भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट रहता है। ऑफ दी 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलुलोज जो रहता है दिस हैज़ नो ब्रांचिंग। इनमें क्या होता है कि एक लीनियर पैटर्न में जो रहता है वो क्या रहता है, बीटा ग्लूकोज जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है। इसमें ब्रांचिंग बिल्कुल भी प्रेजेंट रहता है नहीं रहता है, और ये जो है ये आयोडीन टेस्ट नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनमें लैकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स हेलिक्सेस होते हैं। मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स हेलिक्सेस जो रहते हैं जो कि उसको बाइंड करेगा आयोडीन को, वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण ये आयोडीन टेस्ट नहीं देते, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का।
नेक्स्ट इज राइट एंड ऑफ अ पॉलीसेक्राइड जो रहता है, जो भी उसका राइट एंड रहेगा उसको रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, और जो भी लेफ्ट एंड होता है उसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। सुक्रोज जो रहता है वो क्या होता है, एक तरीके का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज एंड लैक्टोज जो रहता है वो रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब ये एक तरीके का टेस्ट होता है, फेलिंग टेस्ट जो रहता है वो उसको अंडरगो कर सकते हैं, और सुक्रोज जो रहता है फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट इज मोस्टली कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स आर होमोपॉलीमर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी अधिकतर मात्रा में जो पॉलीसेक्राइड्स रहते हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स रहते हैं, वो सारे के सारे जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, दे आर होमोपॉलीमर्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक स्टेटमेंट वाइज में नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दी पॉलीसेक्राइड्स एंड इट्स टाइप्स। थैंक यू।